Horoscope 13। नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हॉरोस्कोप के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल दबाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, मुझे मनोबल मिलेगा और जो है मैं और भी अच्छी अच्छी नई कहानियाँ जो है आपके सामने लेकर आ पाऊँगा। और नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद क्या होगा, जब भी कोई नई कहानी मैं अपडेट करूँगा तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएंगी तुरंत। तो काइंडली सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल रात मेरे पापा को मेरी चाची ने फ़ोन किया। मतलब ऑल ऑफ सडन, मतलब बहुत महीनों के बाद चाची ने फ़ोन करके एक बुरी खबर सुनाई कि चाचा को जो है उनको एक हार्ट अटैक आया है और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। और ये सुनकर मेरे पापा थोड़े निराश हुए और हम लोग भी टेंस हो गए थे। हम लोग भी ख़राब लगा, मतलब बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी चाचा के साथ। उसके बाद चाची ने इतने दिनों बाद फ़ोन करके एक बुरी खबर सुनाई। तो हम लोगों ने सबने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग कल चाचा से मिलने जाएंगे। तो आज सुबह की बात है, मैं और मेरे बड़े भैया जो है वो चाचा को देखने हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में जाकर देखा, हमारी चाची थी, चाची की बेटी थी और मेरे कुछ कज़न ब्रदर्स भी आए हुए थे और मेरे छोटे चाचा जिनसे मुलाकात लगभग काफ़ी सालों के बाद हो रही थी। तो छोटे चाचा की हालत भी, मतलब हेल्थ कंडीशन भी सही नहीं थी, बहुत दुबले पतले हो गए। तो बहुत दिनों बाद मिले तो सब लोगों में बहुत सी बातें हुई घर परिवार की। तो इसी बीच हम लोग लॉबी में बैठे थे, मेरे चाचा और मेरे कज़न ब्रदर्स और मेरे भैया, हम लोग सब एक साथ मिलके बैठे थे। तो मैं बात में चाचा से मैंने एक बार पूछ लिया कि चाचा, आप तो बशीरहाट में रहते हैं, तो वहाँ की कोई भौतिक घटना आपको मालूम है क्या? दोस्तों, बशीरहाट कलकत्ता से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, थोड़ा मेन सिटी से 70 किलोमीटर दूरी पर है। तो चाचा ने बोला, एक कहानी तो है मेरे पास, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हो गया। मैंने बोला, चलो चाचा शुरू करो, सुनते हैं कहानी। और चाचा ने शुरू किया। चाचा ने बोला, ये कहानी 1987 साल की है, जब मेरे चाचा जो हैं वो कॉलेज में पढ़ते थे। तो बशीरहाट में जिस गांव में मेरे चाचा रहते हैं, उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम था रमेश जो था वो उड़िया लड़का था, उड़ीसा का रहने वाला था। लेकिन वो यहीं पे, मतलब अपने काम के सिलसिले में यहीं पे रहता था और उसने यहीं पे सेटल होने का फ़ैसला किया। तो वो अपनी बीवी के साथ और एक बच्चे के साथ जो है बशीरहाट में रहता था। दोस्तों, उसका पेशा था जो पान पत्ती होती है ना, पान का एक काइंड ऑफ विक्रेता था। वो साहूकार से या फिर जो डीलर्स होते हैं उनसे पान लेकर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता था छोटी छोटी दुकानों में। यही उसका काम था। उसके पास एक साइकिल थी, साइकिल के पीछे एक बड़ा सा टोकरा लगाता था, टोकरे में पान सजाकर वो इधर उधर डिलीवरी करता था। उसको इस डिलीवरी से एक कमीशन मिलता था, जिससे उसका जो फैमिली है वो ठीक ठाक चल रहा था। कोई परेशानी का सामना उसको नहीं करना पड़ रहा था। ऐसे ही चल रहा था। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, साहूकार को सब हिसाब वगैरह देने के बाद, अपना कमीशन लेने के बाद घर जाते जाते रमेश को थोड़ी देर हो गई, लगभग 10 बज गए थे उस समय। तो उसने अपनी साइकिल उठाई और अपने घर की तरफ चल दिया। दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा, जो साहूकार थे, साहूकार से रमेश के घर की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर थी। तो वो साइकिल पे सवार होकर अपने घर की तरफ चल दिया। दोस्तों, उस समय 1987 साल में मतलब रास्तों की हालत इतनी सही नहीं थी, कच्चे रोड थे और स्ट्रीट लाइट्स का भी मतलब बंदोबस्त नहीं था, काफ़ी अंधेरा हुआ करता था। और गांव में 10 साढ़े 10 बजे मतलब सब सन्नाटा हो जाता था उस समय, मतलब सब सो जाते थे। तो इस हालत में वो अपने घर की तरफ जा रहा था। तो घर जाते जाते उसने रास्ते के मिडिल में देखा एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसने
मतलब जो शादी की जो ड्रेस होती है, साड़ी, रेड कलर की साड़ी और गहने वहने पहन रखे थे। और दोस्तों वो लड़की देखने में बिल्कुल नॉर्मल थी, ऐसा नहीं कि भूत होगी या प्रेत होगी या समथिंग लाइक दैट, हवा में तैर रही है, ऐसा नहीं था, एकदम नॉर्मल लड़की थी। और रमेश जब उस लड़की के पास पहुंचा तो उसको लगा चलो एक बार पूछ के देखते हैं कि ये लड़की कौन है, शादी अगर हो रही है तो क्या वो शादी के मंडप से भाग आई, ऐसे प्रश्न उसके दिमाग में चल रहे थे। और उसने ये बात भी सोचा कि अगर शादी होती तो मुझे तो पता लगता, मैं तो इसी गांव में रहता हूँ, किसी ने तो मुझे निमंत्रण नहीं दिया। तो उसने एक और चीज़ सोची, हो सकता है किसी और गांव की होगी आसपास के, चलो उससे जाके पूछते हैं कौन है और यहाँ पे क्यों खड़ी है। तो रमेश उस लड़की के पास गया और उसने पूछा, बहन जी आप कौन है और आप इतनी रात के यहाँ पे क्यों खड़ी है, किसी का इंतज़ार कर रही है? तो पहले उस लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया, उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद रमेश ने दोबारा पूछा तो लड़की हल्के से मुस्कुराई और उसने रमेश से पूछा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तो रमेश ये सुनकर भौचक्का रह गया, अरे ये लड़की क्या बोल रही है। उसके बाद पता नहीं दोस्तों क्या हुआ, रमेश जैसे कि एकदम हिप्नोटाइज हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करने जा रहा है। उसे इतना ही याद था, उसे लगा कि एक पुरोहित जी आए, पुरोहित ने मंत्र पढ़े और रमेश ने जो है उस लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया और दोनों की शादी हो जाती है। और शादी जब हो जाती है तब उसको होश आता है, वो अचानक से देखता है उसके हाथों में सिंदूर लगा हुआ था और उस लड़की की मांग में सिंदूर लगा हुआ था। इसका मतलब उसने शादी कर ली थी, उसको इतना याद था। उसके बाद वो इस बात को सोचने लगा, हाय भगवान मैंने ये क्या कर दिया। ऊपर से वो लड़की बोलने लगी, चलिए अब तो शादी हो गई है, चलिए आप मुझे अपने घर लेकर चलिए। अब रमेश तो असमंजस में पड़ गया, भाई क्या करें, उसकी पहले से ही एक बीवी है, उसका एक बच्चा भी है, अगर सबको ऐसे पता लग गया तो सब क्या बोलेंगे, सब तो उस पर थू करेंगे ना, उसकी इज्जत तो एकदम मिट्टी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचने लगा कि उसने इस लड़की से शादी कर ली, अब इस लड़की को तो इस अंधेरे में अकेला जंगल में छोड़ के नहीं जा सकता। तो वो मजबूरी में उस लड़की को साइकिल में बिठाकर अपने घर ले गया। और जब अपने घर के पास पहुंचा तो उसने साइकिल खड़े की, इस लड़की को दरवाजे पर बोला, अब तुम खड़ी रहो यहाँ पे, मैं दरवाज़ा देखता हूँ, अपनी बीवी को बोलेगा खोलने के लिए। तो दरवाज़ा देखा उसने, अंदर से लॉक नहीं था। तो उसने हल्के से दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी बीवी और उसके बच्चे जो हैं एक रूम में सो रहे थे, और बगल वाले रूम में उसने देखा एक बत्ती जल रही थी और टेबल पे उसका खाना सजा हुआ था। और एक और चीज़ अजीब सी हो रही थी, रमेश को जो है उस समय एकदम भूख नहीं थी। उसने बोला, खाना टेबल पे रखा है, आप खाना खा लीजिए, मैं ज़रा जाके बाहर से फ्रेश होके आता हूँ। तो उसकी दूसरी बीवी ने बोला, ठीक है मैं खाना खा लेती हूँ, आप फ्रेश होकर आइए। तो रमेश चला गया बाथरूम की तरफ और वो जो दूसरी बीवी जो है जिससे उसने अभी भी शादी की थी, वो खाना खाने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। तो उसके बाद क्या हुआ, रमेश फ्रेश होने गया और घर में जो है वो खाना खा रही थी, दूसरी जो बीवी थी वो खाना खा रही थी। तो उसकी जो पहली बीवी है उसकी नींद खुली कुछ आवाज़ से, जैसे कि खाना खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, ऐसी छटपट आवाज़ आ रही थी, उसकी नींद खुल गई। तो उसने सोचा शायद रमेश आ गए हैं, वो खाना खा रही है, चलो नींद जब खुल गई है तो जब उनसे थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो रमेश की बीवी उठकर दूसरे वाले कमरे में गई और खाना उसने देखा, खाना आधे से भी ज़्यादा कम हो चुका था, पर उसको कोई नज़र नहीं आया कि खाना कौन खा रहा है। तो वो बाहर गई, बाहर जाकर देखी तो उसने देखा वॉशरूम के सामने जो नलका था, नलके के सामने जो है रमेश हाथ पांव धो रहा है। तो उसकी पहली बीवी रमेश के पास जाके बोलती है, कैसे हैं, कब आए, और अंदर कौन खाना खा रहा है। खाना तो देखा मैंने, जो खाना तो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, लेकिन कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है। तो रमेश बोला,
क्या बात कर रही हो? अंदर की खाना खा रहा है और तुम्हें कुछ नज़र नहीं आया? चलो देखते हैं अंदर जाके। और जैसे ही रमेश अंदर जाता है कमरे के अंदर, उसको तो दूसरी बीवी जो है उसको साफ साफ नज़र आ रही थी। वो खाना खा रही थी और उसने पलट के रमेश की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। तो उसने फिर अपनी पहली बीवी से पूछा, तुम्हें कोई नज़र नहीं आ रहा है? उसकी बीवी ने बोला नहीं। तो अब रमेश को समझ में आ चुका था शायद ये पैरानॉर्मल कुछ है। वैसे भी रमेश को देखिए, रमेश तो मतलब गांव का एक आदमी था। उसने बहुत सारी पहले भी कहानियाँ सुन रखी थी कि परियां होती हैं। काफ़ी लोगों ने परियों से शादी भी की है, तो उसने सोचा शायद ये भी परी है। पर वो इस परी के मोह में इतना बह चुका था, उसको ये भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे उस रात मतलब जाने दिया, अपनी बीवी को इस बारे में कुछ बताया नहीं और बिना खाना खाए वो सो गया। दोस्तों ऐसे ही ये चल रहा था। तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके थे। सब ठीक ठाक ही चल रहा था। किसी और को रमेश की दूसरी बीवी नज़र नहीं आती थी, लेकिन रमेश को सिर्फ नज़र आती थी। घर का काम भी करती थी, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। और 7 दिन बाद शुरू हुआ दोस्तों एक अजीब सा सिलसिला, एक तांडव सा शुरू हो गया गांव में। अब क्या होता था दोस्तों, मतलब देखा जाने लगा कि गांव में जो गाय पालता है या फिर बकरी पालता है या मुर्गी पालता है या फिर बतख पालता है, सबका कुछ ना कुछ रेगुलरली चोरी होने लगे। चोरी मतलब पकड़ लीजिए, जो ग्वाला होता है उसकी गाय जो है वहाँ से ग्वाले से गायब हो जाती है, तो गायब हो जाती है। ना कि उसको कुछ मिलता ही नहीं था, ना हड्डी मिलती थी, ना कुछ नहीं मिलता था। गायब तो गायब। किसी दिन किसी की बकरी गायब हो जाती थी, किसी दिन किसी की बतख, किसी दिन किसी का मुर्गी, ये सब डेली गायब हो रहा था। तो गांव वाले से बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने अब सब ने मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग रात को पहरा बिठाएंगे। तो अगर परिवार में 4 लोग हैं तो 1 by 1 सब लोग सारी रात पहरा देते थे, लेकिन कोई भी मतलब घटना नहीं घटी। जब पहरा देते तो कोई भी घटना नहीं घटती थी, लेकिन सुबह जाके जब वो चेक करते थे तो कुछ ना कुछ कम मिलता था। या फिर एक बकरी नहीं है, या फिर कोई गाय नहीं है, या फिर कोई भैंस नहीं है, कुछ ना कुछ गायब हो जाता था। तो लोग बड़े परेशान थे इस बात को लेकर। तो उन्होंने डिसाइड किया, देखिए अगर कोई इंसान होता या फिर चोर होता तो पकड़ा जाता ना। हम लोग तो पहरे पे थे, तो इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हो सकता है किसी प्रेत वेत का साया है या फिर कोई चुड़ैल का साया है। तो सब लोगों ने मतलब ये निश्चय किया कि वो गांव के जो पुरोहित हैं, मंदिर के पुरोहित से मिलेंगे, इस बात में इस विषय में बात करेंगे। तो सब लोग मिलकर पुरोहित के पास जाते हैं। तो पुरोहित कुछ गणना करके बोलता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई भूत प्रेत का साया नहीं है गांव में। तो सब लोग निराश होकर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद भी ऐसा ही चलते रहा। किसी न किसी व्यक्ति की कुछ न कुछ जो है मतलब कोई किसी की गाय बकरी सब चोरी होती जा रही थी। ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों इस बीच एक रात रमेश जो है रात को 2 बजे वॉशरूम जाने के लिए उठा, तो देखा उसकी पहली वाली बीवी और बच्चे जो हैं वो लोग तो सो रहे थे, लेकिन उसकी दूसरी बीवी उसके बगल में नहीं थी। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वॉशरूम गया, फ्रेश होके फिर दोबारा लेट गया। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो किसी न किसी तरह से एक बार इधर उधर देख रहा था। उसकी नींद जो है एकदम गायब थी। वो सोच रहा था कि मेरी दूसरी वाली बीवी कहाँ चली गई इतनी रात के। तो लेटे लेटे कुछ देर बाद उसने देखा जो उसकी बीवी जो है दरवाज़ा भेद करके अंदर आई। दरवाज़ा पहले अंदर से लॉक था, दरवाज़ा भेद करके अंदर आई और जैसे ही वो उसके करीब आई, उसने देखा उसकी दूसरी वाली बीवी के मुंह के चारों ओर जो है खून लगा हुआ था। तो रमेश ये देखकर तो थर थर काँप रहा था,
पर उसने मतलब उसकी बीवी को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अभी सोया नहीं है, वो एक्टिंग करके लेटा रहा और कुछ देर बाद वो सो गया। अगले दिन सुबह सब गाँव वाले एक साथ इकट्ठे हुए और सबके पास यही टॉपिक था बात करने के लिए, क्योंकि यही सबसे प्रॉब्लमेटिक जो था विषय जो है अभी चल रहा था। तो रमेश को भी ये यकीन हो चुका था कि ये सब जो काम कर रहा है ये कौन कर रहा है, उसे मालूम चल चुका था कि ये उसकी दूसरी वाली बीवी ही है, वही ये सब कर रही है। तो उसने गाँव वाले को मतलब अभी भी मतलब सफाई से कुछ बताया नहीं था। तो सब लोग ने डिसाइड किया था, पुरोहित ने तो बोला था कि किसी भूत प्रेत का साया नहीं है। तो वहाँ पे एक मुस्लिम व्यक्ति भी थे, उन्होंने कहा पासी के मस्जिद में हमारे जो इमाम हैं बहुत ही परहेजगार हैं, हम लोग एक बार इमाम से बात करते हैं, शायद वो कोई उपाय निकाले। तो सब लोग क्या हुआ, इमाम के पास गए और उन्होंने सारी बातें जो हैं खुलकर इमाम को बताई। तो रमेश ने बोला, इमाम साहब आप मेरे घर आइए और आप देखिए अगर वहाँ पे आपको कुछ मिलता है कि नहीं। तो इमाम साहब रमेश के घर के पास जैसे ही दरवाजे के पास आए, इमाम साहब ने बोला, बाप रे बाप, मैं इसका सामना नहीं कर पाऊँगा, ये बहुत ही शक्तिशाली पिशाचिनी है, मुझसे मतलब इस पिशाचिनी का सामना करना एकदम इम्पॉसिबल है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो सब लोगों ने पूछा, इमाम साहब फिर इसका क्या उपाय है, हम लोग इस चीज़ से कैसे निस्तार पाएंगे, प्लीज़ आप कुछ करिए, हमें इस चीज़ से बचाइए। तो इमाम साहब ने बोला, ठीक है, मैं अपने उस्ताद से बात करूँगा, वो और भी बड़े पीर हैं, तो हो सकता है उनके पास कोई उपाय हो। तो इमाम साहब ने अगले दिन जो है बड़े पीर से बात करी और उनको वो रमेश के घर के पास लेकर आए। तो बड़े पीर साहब ने बोला कि ठीक है, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं 2 दिन बाद यहाँ फिर से आऊँगा और मेरे साथ कुछ और भी इमाम्स होंगे। तो मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, मेरे साथ 4 से 5 और इमाम आएंगे और मैं आशा करता हूँ मैं इस चीज़ का समाधान कर पाऊँगा। तो दोस्तों 2 दिन बाद जो बड़े पीर हैं वो रमेश के घर आते हैं, साथ में 4 हाफिज़ वो लेकर आते हैं। तो बड़े पीर और रमेश के अलावा जो है, रमेश की जो दूसरी बीवी थी उसको कोई नहीं देख पा रहा था। तो बड़े पीर ने जैसे ही रमेश की दूसरी बीवी को देखा और उससे पूछने लगे, तो कौन है और यहाँ पर क्यों आई? तो वह खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, तू आया है, तू मुझे यहाँ से भगाएगा, तेरी हैसियत क्या है? मैं सबको मिटा दूंगी, सब कुछ छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं यहाँ आई हूँ, मुझे यहाँ से कोई भगा नहीं सकता। तो दोस्तों इसके बाद जो है जो पीर हैं, पीर को तो कुछ नुस्खे मालूम थे, उन्होंने काफ़ी सारे मंत्र पढ़े, मंत्र इन द सेंस जो मुस्लिम कलाम होते हैं ना, मतलब वो पढ़ते हैं कलमा वगैरह, वो सब पढ़े। उसके बाद उस पिशाचिनी को बहुत टॉर्चर किया, टॉर्चर करने के बाद अंततः वो मतलब उसने ये स्वीकार किया कि हाँ वो एक पिशाचिनी है और वही ये सब काम कर रही है, जो जितने भी जानवर गायब हुए हैं उसी ने, और उसके और 7 भाई भी हैं, सारे मिलके एक साथ खाते हैं सब। तो फिर पीर साहब ने पूछा, तू यहाँ पर क्यों आई है, तूने रमेश के घर क्यों आई, और तू कहीं अगर तू ये काम तो बाहर से भी कर सकती थी, रमेश के घर क्यों आई? रमेश का तो पहले से एक बीवी है, उसका बच्चा भी है। तो पिशाचिनी ने बोला, मैं काफ़ी दिन से रमेश को मतलब उस रास्ते से आते देख रही हूँ, मेरे को कभी मौका नहीं मिला इससे बात करने का, लेकिन जिस दिन अमावस की रात थी तो रमेश उसी दिन आ रहा था, तो अब मैंने एक सुंदर लड़की का रूप लिया और मैंने उससे शादी कर ली। अगर मैं शादी नहीं करती तो मैं इसे घर में आके नहीं रह पाती, और जैसे कि सब तुम लोग सब जानती हो दोस्तों, अमावस की रात जो है इन
नेगेटिव एनर्जीज़ या फिर भूत प्रेत चुड़ैल जो भी है, इनकी जो शक्तियाँ हैं वो काफ़ी बढ़ जाती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इस पिशाचिनी ने शादी इसलिए करी क्योंकि वो सिर्फ रमेश को ही मतलब दिख सकती थी और किसी को नहीं दिखती। और अगर वो शादी नहीं करती, इस गांव में ऐसे ही प्रवेश कर जाती, तो सब लोग उसे देख सकते थे। सब लोग इन द सेंस जैसे कोई भी हल्की राशि का हो या फिर कोई भी इमाम हो, पुरोहित, सब लोग देख सकते थे। तो इसलिए उस रात को उसने रमेश से शादी करी और उसके घर में आके रहने लगी। तो पीर साहब ने बोला, तेरे साथ जो भाई है तू उनको बुला अभी। तो काफ़ी टॉर्चर करने के बाद वो राज़ी हुई और उसके साथ और भाई भी थे, वो वहाँ पे हाजिर हुए। तो इमाम ने एक एक करके सबको जला के मार डाला, टॉर्चर कर करके। तो उसके बाद जब सातों भाई की मृत्यु हो चुकी थी, तो फिर ये पिशाचिनी डर गई। तो फिर उसके बाद डर के मारे वो उस पीर के सामने गिड़गिड़ाई, बोली, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, मैं दोबारा इस गांव में नहीं आऊंगी। तो पीर साहब ने बोला, नहीं, तू झूठ बोल रही है, तो फिर आएगी या फिर किसी और गांव में जाके तो वहाँ पे तांडव करेगी, है ना। तो पीर साहब ने उस चुड़ैल की बातों को नहीं सुना और उस चुड़ैल को भी उन्होंने जलाकर मार डाला। तो दोस्तों, इसके बाद से स्थिति जो है सामान्य हुई इस गांव में। उसके बाद किसी की बकरी या फिर किसी की गाय, किसी का कुछ भी चोरी नहीं हुआ। उसके बाद से सब ठीक चल रहा था। रमेश अपनी बीवी और बच्चों के साथ सही है, एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। कोई तकलीफ़, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। और यही कहानी समाप्त होती दोस्तों। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और कमेंट करें। अगर कमेंट में आप लिख सकते हैं कहानी कैसी लगी, कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और वो भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।